हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। आपको पूरी स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 1, स्टोरी ऑफ मर्डर मिस्ट्री। वो क्या था? सोनपुर गांव में सोहन और मोहन नाम के दो मित्र रहते थे। उनमें काफी घनिष्ठ मित्रता थी। सोहन एक साधारण और सीधा इंसान था, जबकि मोहन चालाक किस्म का इंसान था। दोनों अक्सर बातें करते रहते थे। एक दिन सोहन ने मोहन से कहा कि मोहन, हमारे गांव के पास जो जंगल है, उसके पार जो खेत है, उसमें नेशनल सर्कस लगा है, वो मुझे देखना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मोहन ने कहा, बिल्कुल चलूंगा। बोलो कब चलना है? कल चलते हैं। ठीक है, कल चलो। आज सोहन बहुत खुश था, क्योंकि कल उसे सर्कस देखने को मिलेगा। इससे पहले सोहन ने कभी सर्कस नहीं देखा था। उसको खुशी के चलते नींद नहीं आ रही थी। सुबह हो चली थी। दोनों तैयार होकर एक चाय की दुकान पर मिले और सर्कस के लिए चल पड़े। चलते चलते दोनों जंगल में पहुंच गए। तभी सोहन ने कहा, यार मोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है और घबराहट भी हो रही है। मैं क्या करूं? मोहन ने कहा, भाई मेरे, मैं हूं ना, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जंगल में खंडहर हो चुके एक वीरान मकान के पास से गुजरे, तो सोहन ने ऐसी दौड़ लगा दी कि वो सीधे सर्कस के मैदान में पहुंच गया। सोहन पहली बार उस रास्ते से गुजरा था, लेकिन उसने अपने गांव वालों से उस जंगल के बारे में सुना था कि वहां से मत जाना, वहां आत्माओं का बसेरा है। वह बातें सोहन के दिमाग में चल रही थी। फिर कुछ समय के पश्चात उसने अपने को सामान्य किया और फिर दोनों सर्कस देखने लगे। नेशनल सर्कस पहली बार उनके गांव में आया था। सर्कस में कई खेल तमाशे देखते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम और कब रात हो गई। सर्कस के खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, बाहर अंधेरा हो चुका था। अब सोहन ने डरते हुए बोला कि अब घर कैसे जाएंगे? डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे भाई, जब तक तेरा भाई तेरे साथ है, तो घबराने की क्या बात है? चल अब चलते हैं। दोनों निकल पड़े घर की ओर, लेकिन सोहन के मन में कई सवाल उठ रहे थे कि अब आगे क्या होगा, कैसे हम घर तक पहुंचेंगे। इसी उधेड़बुन में दोनों आगे बढ़ रहे थे और वो लोग जंगल के बीच में जहां वो खंडहरनुमा मकान था, वहां वो पहुंच चुके थे। तभी सोहन को ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहे हैं। उसने डरते हुए मोहन को बताया कि यार, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मोहन ने हंसते हुए कहा कि यार, तुम बिना मतलब की टेंशन लेते हो। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे मुड़कर देखो एक बार, कोई नहीं है पीछे दूर तक। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अब तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे और सिर्फ घर की ओर चलते रहो। ये सुनकर सोहन भी मोहन के पीछे पीछे डरते हुए घर की ओर चल दिया। काफी चलने के बाद वो एक बड़े से पत्थर में सुस्ताने के लिए बैठ गए और सर्कस की बातें करने लगे। तभी बड़े से पत्थर के पीछे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर सोहन बुरी तरह से डर गया और थर थर कांपने लगा और मोहन को पहली बार डर की अनुभूति हुई और उसकी भी हालत खराब होने लगी। तभी एक हल्की सी रोशनी हुई और उन्होंने जो चीज देखी, उससे उनके होश उड़ गए और उनकी बोलती बंद हो गई और उनके पूरे शरीर में मानो सिहरन पैदा हो गई। अब मोहन और सोहन ने ऐसी डरावनी चीज देखी ली थी जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनके सामने एक भयानक 20 फीट ऊंचा आधा इंसान और आधा जानवर के जिस्म से बना शैतान खड़ा था। उसकी आंखें लाल रोशनी से सराबोर थी। उसके पैर के पंजे जो काफी बड़े थे उल्टी दिशा में थे और उसका सिर आगे से गंजा था मगर पीछे की तरफ बड़े बाल थे। उसके शरीर से बदबू आ रही थी जो कि बर्दाश्त से बाहर थी। मोहन ने सोहन को कहा, दोस्त भागो, नहीं तो हम दोनों इसके हाथों मारे जाएंगे। तभी उस शैतान ने सोहन को अपने लंबे हाथों से आसानी से पकड़कर हवा में काफी ऊपर की तरफ उछालते हुए फेंका, जिससे सोहन ऊपर से नीचे काफी जोर से गिरा और तुरंत उसकी मौत हो गई। ये देखकर वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि अब तेरी बारी है, तू मुझसे बच नहीं सकता। शैतान ने अपने हाथों से मोहन को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे फेंकना चाहा, तभी मोहन ने हाथ फैलाते हुए शैतान से जिंदगी की भीख मांगी कि मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ गलती से आ गया था। हम लोग सर्कस देखने के लिए इस रास्ते से गुजरे थे। हम लोगों को ये पता नहीं था कि यह इलाका आपका है, वरना हम यहाँ कभी ना आते। मुझे आप जाने दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शैतान ने हंसते हुए मोहन से कहा, सुनो, ए इंसान, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम अपने घर पहुंचकर किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे तब। मोहन सोचने लगा कि मरता क्या न करता, जी मैं तैयार हूँ। घर पहुंचकर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे जाने दो। शैतान ने उससे कहा, ठीक है, अगर तुमने किसी को बताया तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, मैं तुम्हें उस दिन मार दूंगा।
उसके बाद शैतान ने उसको नीचे गिरा दिया और गायब हो गया था। नीचे गिरते ही मोहन बेहोश हो गया। 2 दिन के बाद जब मोहन को होश आता है तो वह देखता है कि वह एक बड़ी सी हवेली में है। मोहन सोचने लगता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। तभी धीरे धीरे दरवाजा खुलता है और उसे दिखाई देती है एक बूढ़ी औरत जिसके सफेद बाल हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं। उसकी नाक बिल्कुल नुकीली छुरी की तरह थी और उसकी शक्ल काफी खराब थी। उसे देखकर मोहन बहुत डर गया और सोचने लगा कि यह क्या चीज है और यह कौन है। तभी वह बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तब मोहन ने उससे कहा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा और यह कौन सी जगह है और तुम कौन हो। तब बूढ़ी औरत कहते हैं, घबराओ नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ। वह कहती है कि मेरा नाम राजी है और तुम मेरे महल में हो। हम लोग जब रात्रि को उस जंगल से गुजर रहे थे तब तुम हमें उस जंगल में मिले। हमने आसपास देखा कोई नहीं था, आवाज भी लगाई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब हम तुम्हें अपने महल में ले आए। अब तुम ये खाना खाकर सो जाओ और किसी चीज की जरूरत होगी तो बाहर दरवाजे पर एक हमारा आदमी बैठा है, उसको बता देना, वो तुम्हें वो चीज लाकर दे देगा। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, बाकी बातें सुबह करेंगे। शुभ रात्रि। इसके बाद वह बूढ़ी औरत जिसका नाम राजी था वहां से चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। मोहन सोच में पड़ जाता है कि यह मेरे साथ क्या से क्या हो गया। अब पता नहीं कि कल क्या होगा और इसी उधेड़बुन में उसकी आंख लग जाती है और वो नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह मोहन की नींद खुली। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक 7 फीट लंबा आदमी खड़ा है जो उसको झुककर सलाम करता है और कहता है कि हुजूर, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं। ये सुनकर मोहन चौंक जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। तभी वह शख्स कहता है कि हुजूर, मैं इस हवेली का कर्मचारी हूं और आज से आपके आसपास ही रहूंगा और आपकी जरूरतें पूरी करूंगा। मोहन ने उससे कहा कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया, जवाब दो मुझे। लेकिन वह शख्स बिना जवाब दिए अपना सिर झुकाकर वहां से चले जाता है। तभी वही शख्स आके मोहन को कहता है कि चलिए नीचे चलते हैं, आपका नाश्ता लग चुका है। वहां राजी मालकिन और उनका बेटा आर्यन आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहन उसके साथ नीचे जाता है और सब एक डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हैं। नाश्ता खत्म करने के बाद वो तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को भी मोहन खाना खाने के बाद अपने कमरे में आकर सो जाता है। रात को उसको एक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसने दरवाजा खोला तो उसने सामने अपने दोस्त सोहन को खड़े पाया। सोहन को सामने देख उसने कहा, तुम। और फिर अचानक मोहन की नींद खुल जाती है। डर के मारे उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो पसीने से पूरी तरह तरबतर हो जाता है। उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। घबराहट में वह सोचता है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन आर्यन कहता है कि मोहन, चलो तुम्हें अपनी हवेली और आसपास के इलाके की सैर कराकर लाता हूँ। मोहन ने कहा, ठीक है चलो। दोनों चल पड़ते हैं। मोहन ने पूछा, अब बताओ अपने और इस हवेली, इस बियाबान इलाके के बारे में। आर्यन कहता है कि बहुत पहले की बात है, हमारी एक रियासत हुआ करती थी, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से वो रियासत हमारे परिवार के हाथों से निकलकर दुश्मनों के पास चली गई और हमारे परिवार के कुछ सदस्य अपने कुछ नौकर चाकर के साथ इस बीहड़ जंगल में बस गए। काफी समय के बाद उन्होंने यहाँ अपनी बची हुई दौलत से यह हवेली भी बनवा दी। यह ऐसी जगह है जहाँ कोई आता नहीं है। हम बस यहाँ अपनी जान बचाकर रहते हैं और कभी किसी रिश्तेदार से मिलना होता है तो रात के अंधेरे में जाते हैं और सुबह तक लौट आते हैं। यहाँ हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। तुम भी हमें एक रात उस जंगल में बेसुध पड़े मिले, तब तुम्हें हम अपने साथ इस हवेली में ले आए, वरना तुम वहां जिंदा नहीं बच पाते। मोहन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। खैर, वह दोनों लौटकर हवेली आते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को नींद में मोहन को फिर एक भयानक सपना आता है और सपने में वह वही पूरा मंजर देखता है जो अभी तक उसके साथ हो चुका था। फिर अचानक उसकी नींद खुलती है और वह अपने बिस्तर पर घबरा कर बैठ जाता है। अब उसका मन बेचैन हो चुका था। अजीब से ख्याल उसके मन में आ रहे थे कि अब क्या होगा, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, मैं यहाँ से अपने घर कैसे जाऊं। उसको अपने घर की बहुत याद सता रही थी। उसका अब उस हवेली में मन नहीं लग रहा था। वह हवेली मानो उसके लिए एक जेल के समान हो चुकी थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। उसने एक दिन सोचा कि मुझे अब इन लोगों को सच बता देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इनसे कुछ भी छुपाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन तो सब पता चल ही जाता है, चाहे हम कितनी भी चीजों को छुपाने की कोशिश कर लें। फिर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आज रात को मैं अपनी सारी घटना जो मेरे साथ घटी थी इन लोगों को बता दूंगा। इसके लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था।
बस वह रात होने का इंतजार करने लगता है और सोचता है कि आज मन में दबी उस बात को मैं उन दोनों को आज जरूर बताऊंगा। रात को खाना खाने के बाद उसने राजी और उसके बेटे आर्यन से कहा कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आर्यन कहा, हाँ चलो मेरे कमरे में बैठकर बात करते हैं। तीनों आर्यन के कमरे में पहुंचकर वहां रखी कुर्सियों पर बैठ गए। तभी बाहर तूफान आने लगता है। और फिर मोहन ने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जो आज तक कह नहीं पाया, क्या आप सुनने को बेताब हैं? आर्यन ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, तुम बेखौफ होकर बता सकते हो कि तुम क्या कहना चाहते हो। हम वो बात जानने को बहुत उत्सुक हैं। बोलो जल्दी, तुम क्या बोलना चाहते हो? मोहन ने डरते सहमते हुए उनसे कहा कि ऐसा है कि 1 महीने पहले मैं और मेरा दोस्त सोहन सर्कस देखने को जंगल के पार जहां सर्कस लगा था वहां जाते हैं। रास्ते में आते हुए हमें एक शैतान मिलता है और उसने मेरे दोस्त को मार डाला और मुझे इस शर्त पर छोड़ा कि मैं किसी को उसके बारे में न बताऊं। अगर मैंने किसी को उसके बारे में बताया तो वो मुझे खत्म कर देगा, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर आपको बताया है। मोहन के इतना कहते ही फिर से उस इलाके में भयंकर तूफान आने लगा और आसमान में बिजली चमकने लगी। तभी मोहन ने देखा कि आर्यन और राजी की शक्लें बदलने लगी। उनके नाखून बड़े बड़े होने लगे और उनका आकार भी बहुत बड़ा हो गया। उनकी शक्ल उसी शैतान की तरह होने लगी। ये सब देखकर मोहन डर के मारे बेसुध होने वाला था। तभी राजी ने आर्यन से कहा, देख लो बेटा, मैं कहती थी ना कि अधिकांश इंसानों पर भरोसा करना ठीक नहीं। इसने हमसे वादा खिलाफी की है, इसको सजा मिलनी चाहिए। इतना सुनते ही मोहन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन राजी ने उसको पकड़कर हवा में काफी ऊपर तक उछाल दिया। नीचे गिरते ही जमीन से टकराकर मोहन की मौत हो गई, जिसे देखकर राजी और आर्यन ठहाके लगाकर हंसने लगे। और तब राजी ने कहा कि हमसे गद्दारी का यही नतीजा होता है। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाते हैं और अब वहां कुछ भी नहीं बचा था और था भी तो बस एक सन्नाटा। इधर सोनपुर गांव से आए दिन लोगों के गायब होने की खबर मिलने लगी। पुलिस भी परेशान हो चुकी थी, उनके भी हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। मोहन की लाश बरामद कर ली गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि काफी ऊंचाई से गिरने से मौत हुई है और कुछ खास नहीं था उस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर राज को इन सब घटनाओं के लिए इंचार्ज बनाया गया था। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें उनके साथ 3 तेज तर्रार कांस्टेबल को उन्होंने अपने साथ रखा और इस अभियान को पूरा करने के लिए सबके साथ बैठकर आगे का प्लान बनाया। कुछ दिन बीत चुके थे और काफी छानबीन के बाद भी उनके हाथों में कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पूरी टीम हताश और परेशान हो चुकी थी। एक दिन रात के 2 बजे इंस्पेक्टर राज के मोबाइल की घंटी बजती है। किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल आ रही होती है। राज सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी रात को ये कौन फोन कर रहा है। लगातार आ रही कॉल को राज ने रिसीव कर लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या काम है इतनी रात को आपको, जो लगातार फोन किए जा रहे हो? उधर से आवाज आती है, इंस्पेक्टर साहब, मैं एक अपरिचित बोल रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना है और आपके पास जो अभी केस है उसके बारे में कुछ बताना है। राज ने फौरन कहा, बताओ कहाँ मिलना है। तब उसने कहा कि सोनपुर गांव के पास वाले जंगल में जो खंडहरनुमा मकान है, कल सुबह 8 बजे वहीं आपसे मुलाकात होगी, जरूर आइएगा। इतना कहते ही उस अपरिचित ने फोन काट दिया। अब रात भर राज को ठीक से नींद नहीं आई, वो सोच में ही डूबा रहा। ये शख्स कौन था और क्या बताना चाहता था। सुबह होते ही तैयार होकर अपनी बाइक लेकर राज उस खंडहरनुमा मकान जो जंगल के बीच में था वहां पहुंच गया और उस शख्स का इंतजार करने लगा जिसने रात को फोन किया था। तभी कुछ समय के बाद झाड़ियों से एक इंसान निकला जिसका हाल फटेहाल हो रखा था। उसकी दाढ़ी बड़ी थी, सिर पर बड़े बड़े बाल और नाखून बड़े बड़े थे। वो एक मानसिक रोगी की तरह लग रहा था। तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। चलो इस खंडहर के ऊपर चलते हैं, वहां मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। दोनों ऊपर चले गए। राज ने उस आदमी को कुछ फल खाने को दिए और पीने को पानी दिया। सुनो, उस आदमी ने कहा, मेरा नाम राहुल है। आज से लगभग 10 साल पहले मैं सोनपुर गांव में रहता था। मैं रोज नशा करने का आदी हो चुका था और अक्सर नशे में गांव वालों से झगड़ा करता था। फिर एक दिन गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। उस दिन भी मैं नशे में था। मैं चलते चलते जंगल में इस खंडहरनुमा मकान में पहुंच गया और उस रात यहीं सो गया। आधी रात को कुछ आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मैंने देखा कि एक आदमी जो कि बहुत बड़ा जादूगर था, उसको कई विद्याओं का ज्ञान था, वहां कुछ सिद्धि प्राप्त कर रहा था। तभी अचानक थोड़ी देर में एक रोशनी हुई और एक शैतान प्रकट हुआ। जादूगर उस शैतान को अपने वश में कर रहा था, लेकिन वह शैतान भी कम नहीं था। वह शैतान उसके कब्जे में नहीं आ रहा था।
फिर जादूगर ने शैतान को एक शीशी में बंद कर दिया और उस शीशी को लेकर खंडहर से हमेशा के लिए चला जाता है। ये सब देखकर मैं बेहोश हो चुका था। बाद में रतनपुर गांव के आसपास कई घटनाएं होने लगी जो कि काफी अजीबोगरीब थी। मुझे लगता है कि ये जो चीजें चल रही हैं वह सब उस बहरूपीय जादूगर का काम है। मुझे उसका चेहरा मालूम है। मैं आपकी उसके चेहरे का स्केच बनाने में मदद कर सकता हूँ और कोई भी मदद मुझसे होगी मैं करने को तैयार हूँ। आप जब भी मुझे इस काम के लिए बुलाएंगे मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। राज उसको साथ लेकर उस जादूगर का स्केच बनवाने के लिए रमन के पास पहुंचता है। फिर जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं तभी राज थोड़ी देर आगे चलने पर पीछे मुड़कर देखता है तो राहुल गायब हो चुका था। अब राज सोच में पड़ गया कि ये कहाँ गया, अभी तो मेरे पीछे आ रहा था। इंस्पेक्टर राज ने अपने कांस्टेबल से कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें इस जादूगर को ढूंढना पड़ेगा और इसका सुराग हमें उन खंडहर के पास मिल सकता है। अगले दिन राज अपने साथ 3 कांस्टेबल, 3 मजदूर और एक पुरातत्वविद संजय कुमार को साथ लेकर उन खंडहरनुमा मकान के पास पहुंचे। उन्होंने वहां आसपास कुछ देर छानबीन करने के बाद वहां खुदाई शुरू कर दी और इंस्पेक्टर राज 2 कांस्टेबल को लेकर उस मकान के अंदर दाखिल हुआ। उन लोगों को वहां एक बड़ा सा पत्थर दिखा। तब सबने मिलकर उस पत्थर को हटाया, जिसके बाद उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे में कोई सुरंग बनी है। राज अपने साथ संजय कुमार को लेकर उस सुरंग में दाखिल हुआ। उन्होंने अपने पास 2 टार्च, 2 खंजर, एक वाकी टाकी और कुछ अन्य सामान रखा था। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्हें एक दरवाजा मिलता है, लेकिन उस दरवाजे में एक कोड होता है। संजय ने उस कोड को ढूंढ लिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। राज ने कहा कि संजय, देखो कितना अंधेरा है, हमें अब टार्च जलानी चाहिए क्यों? संजय ने कहा, बिल्कुल। दोनों ने टार्च जलाकर देखा तो उस कमरे में एक अलमारी रखी थी। उन्होंने उस अलमारी को खोलने की कोशिश की लेकिन वह खुली नहीं। तभी संजय की नजर अलमारी के पीछे लिखे 4 शब्दों पर पड़ी जो कि किसी पुरातन भाषा में लिखे थे। संजय को यह भाषा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह एक कोड था जिसके जरिए उन्होंने अलमारी को खोल दिया। अलमारी के अंदर उन्हें एक छोटा सा संदूक मिला। उसके ताले को उन्होंने तोड़ दिया। संदूक में कुछ फटे हुए कागज के टुकड़े थे। उस संदूक को लेकर वो बाहर आ चुके थे। इधर बाहर खुदाई चल रही थी। तभी एक मजदूर ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कुछ है, जल्दी आइए। राज और संजय कुमार दोनों उसके पास आए। उन्होंने ने वहां देखा कि जमीन के अंदर एक ताबूत पड़ा है जो कि सफेद कपड़े में लपेट कर रखा गया था। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक भयानक शैतान की लकड़ी की आकृति बनाकर रखी थी जो कि कई साल पुरानी थी। सब उसे देखकर डर गए। फिर संजय और राज उस पूरे ताबूत को अपने साथ ले आए। अब उनके पास 3 चीजें थी, एक जादूगर का स्केच, छोटा संदूक और एक ताबूत। अगले दिन राज ने संजय से मिलने का निर्णय किया। वह उनके एक स्टोर रूम में गया और वहां इन सब चीजों पर चर्चा की। संजय ने कहा, राज, इससे पहले मैंने अपने कार्यकाल में ऐसी चीजें न देखी न सुनी, मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। अचानक संजय कुमार के लैंडलाइन पर एक फोन की घंटी बजती है। राज कहता है कि संजय, फोन उठाओ। संजय फोन उठाता है तो उधर से आवाज आती है, तुम जो चाहते हो तुमको पता चल सकता है। इसके लिए संदूक में जो कागज के टुकड़े हैं उनको मिलाओ, तब तुम्हें एक नक्शा दिखाई देगा। उस नक्शे वाली जगह तुम दोनों जाना। आगे क्या करना है ये तुम्हें वहां जाकर पता लगेगा। इतना कहते ही उस शख्स ने फोन काट दिया। संजय और राज दोनों सोच में पड़ गए कि यह शख्स कौन था और इसे हमारे बारे में इतनी जानकारी कहां से मिली। इन्हीं सवालों पर विचार करते हुए उन्होंने उस संदूक के अंदर रखे कागज के टुकड़ों को मिलाया तो दोनों ये देखकर हैरान हो गए कि यह नक्शा उसी जगह का था जहां उन्होंने 2 दिन पहले खुदाई करवाई थी और साथ में सुरंग भी है। अब उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उन्होंने फैसला किया कि हम इसकी तह तक जाएंगे और सारी चीजों का पता लगाएंगे। अब अगले दिन इंस्पेक्टर राज, पुरातत्वविद संजय कुमार, तेज तर्रार कांस्टेबल विजय और सोनपुर गांव के मुखिया श्याम सिंह चारों ने वहां जाने का मन बना लिया था। चारों निकल पड़े एक अंतहीन यात्रा पर। चलते चलते वो उस खंडहर के पास पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। अब उन्होंने अपना भोजन बनाया और उसी खंडहर के बाहर टेंट लगाकर सो गए। सभी लोग एक ही टेंट में थे। उनमें तय हुआ था कि 2 लोग 4 घंटे सो जाएंगे और 2 लोग उठकर टेंट के अंदर से ही निगरानी करते रहेंगे। फिर आधी रात को अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे और किसी औरत के रोने की आवाज बार बार आ रही थी। अब किसी को नींद नहीं आ पा रही थी। राज ने टेंट के बाहर छुपकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि खंडहर के सामने रखे उस पत्थर के किनारे पर एक औरत जो कि सफेद साड़ी पहने हुई थी, अपने बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी।
ये देखकर मानो राज के पैर तले से जमीन खिसक गई हो। सब पूरी तरह से डर चुके थे। तभी मुखिया जी ने कुछ पढ़ना शुरू किया कि तभी वो आवाज और वो दोनों पत्थर के बगल से गायब हो चुके थे। सुबह हो चुकी थी, उन्हें रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। उन्होंने सुबह चाय बनाकर पी और कुछ नाश्ता किया। उन्होंने एक बैठक की और उसमें यह निर्णय किया कि हमें किस तरह अपना लक्ष्य हासिल करना है। सभी ने उसमें सहमति जताई। फिर वो सामान लेकर उस सुरंग के अंदर दाखिल हुए। सबके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। थोड़ा अंदर दाखिल होने पर उन्हें एक तहखाना मिला। उसमें प्रवेश करते ही उन्होंने एक कमरे में देखा कि कुछ लोग एक साथ बैठे हुए हैं और उनके पैर उल्टी दिशा में हैं। उनके नाखून बड़े बड़े हैं और उन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं। उनकी नाक बड़ी नुकीली तलवार की तरह लंबी है और वो कम से कम 10 फीट के नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर इन चारों के होश उड़ गए और इन चारों लोगों की हालत खराब हो गई। सभी डर के मारे कांपने लगे थे। तभी राज के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राज ने घबराकर पीछे देखा तो वह क्या देखता है। इंस्पेक्टर राज के सामने वही राहुल खड़ा था। राज ने कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। राहुल ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन पर चलने को तैयार हूँ, मुझे भी अपने साथ रख लो। राज ने कहा ठीक है, अब हम 5 लोग एक साथ इस मिशन को पूरा करेंगे। वह लोग उस तहखाने में आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें कुछ लोगों की जानी मानी आवाज सुनाई देती है। तभी संजय की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सोनपुर गांव के कुछ लोग जो लापता हो गए वो यहाँ हैं और आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहे, वो अब जिंदा नहीं है। ये लम्हा देखते ही सबके होश उड़ गए। वो वहां से आगे निकल जाते हैं। सुरंग के आखिर में उन्हें एक रास्ता मिला, वो उस पर बढ़ते गए और बाहर निकले तो वो लोग एक भयानक जंगल में पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें कुछ भी हासिल न हो सका। अब वो लोग उस जंगल में फंस चुके थे। अब वापस जाने का कोई रास्ता उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था। रात भी होने वाली थी। उनके पास खाने पीने का सामान भी 3-4 दिनों के लिए बचा था। उन्होंने रात में खाना बनाने और आग तापने के लिए काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। उनमें से कुछ लोगों ने खाना बनाया और कुछ ने टेंट लगा दिया। वो पांचों लोग आग के सामने लगे टेंट में बैठकर बातें कर रहे थे। राज ने कहा कि ये कहां से कहां आ गए हम लोग, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सबने इस बात पर सहमति जताई। संजय ने कहा कि अब कल से हमें इस जंगल का राज जानना होगा। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। अब वो सोने जा रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों के बीच से आवाज सुनाई दी, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई बूढ़ी औरत बोल रही हो। उस औरत ने कहा कि तुम लोग यहाँ जिस राज को जानने आए हो, उसको तुम किसी भी हालत में जान नहीं पाओगे। तुम लोग इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बुरी आत्माएं रहती हैं, वो तुम्हें खत्म कर देंगी। और इतना कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसते ही पूरे जंगल में मानो तूफान आ गया और जमीन भी हिल गई। ऐसा लग रहा था कि कहीं यहाँ जलजला तो नहीं आ गया। सब डर गए और परेशान भी हो गए। तभी मुखिया श्याम सिंह ने कुछ पढ़ा कि वो आवाज आना बंद हो गई। सारे लोगों को चिंता सताने लगी कि अब क्या होगा, हम क्या बच पाएंगे। कांस्टेबल विजय ने कहा कि घबराकर कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अब सब सो जाए, कल की कल देखी जाएगी। सब लोग फिर टेंट के अंदर सो गए। अगली सुबह वो आगे के सफर में निकल जाते हैं। उनके सामने एक ऐसा जानवर आता है जिसकी शक्ल भेड़िए जैसी और जिस्म इंसान जैसा था, और उसकी आंखों से तेज लाल रोशनी निकल रही थी। उसके बड़े बड़े नाखून थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। राज और विजय ने उसके ऊपर अपने हथियार से फायर कर दिया, जिससे वह वहां से भाग जाता है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं और आगे को बढ़ जाते हैं। आगे चलकर उन्हें एक बड़ी सी चाबी मिलती है। तभी राहुल कहता है कि इसे रख लो, आगे काम आएंगी। राज उसे अपने पास रख लेता है। तभी कुछ दूर जंगल में अंदर जाने पर राज और विजय आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग काफी पीछे छूट जाते हैं। तभी उन लोगों को कुछ जंगली लोगों ने घेर लिया और वो लोग राज और विजय को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब राज और विजय को ले जाकर उन्होंने अपने राजा के सामने पेश किया। उनकी भाषा राज और विजय के समझ में नहीं आ रही थी। राजा को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। उसने कहा, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो। राज ने कहा, हम यहाँ किसी राज के बारे में पता लगाने आए हैं। और फिर उसने पूरी बात उन लोगों के राजा को बताई। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला कि तुम लोग किसी नेक काम करने के लिए निकले हो, तो इसलिए हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तब तक उन्हें ढूंढते हुए संजय कुमार, श्याम सिंह और राहुल भी आ गए। राज ने राजा को उनके बारे में बताया कि ये लोग भी हमारे साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए निकले हैं।
राजा ने कहा, आप लोग हमारे मेहमान हैं, जब तक आपका मिशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप लोग हमारे साथ रह सकते हैं। उन पांचों लोगों ने उनका धन्यवाद किया और उनका निमंत्रण कबूल कर लिया। रात को सबने खाना खाया और राजा के साथ कुछ बातें करी और फिर सब सो गए। सुबह तैयार होकर सब निकल पड़े। राजा ने उनके साथ अपने एक मंत्री और एक सैनिक जिनको जंगल की पूरी जानकारी थी उनको भेजा और कहा कि सुनो, तुम लोग रात होने से पहले यहाँ लौट कर आ जाना। सबने हामी भरी और सब वहां से आगे के सफर में निकल पड़े। मंत्री सुजय और सैनिक नील आगे चल रहे थे और बाकी पांचों लोग उनके पीछे चल रहे थे। तभी उन्हें एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा संदूक मिला, जिसे देखकर राज ने कहा कि शायद इस संदूक की चाबी यही है जो मेरे पास है। मंत्री सुजय ने कहा, शायद। राज ने अपने पास रखी चाबी को निकालकर संदूक के ताले को खोला तो वह खुल गया। सभी के चेहरों में खुशी छा गई। उन्होंने संदूक में देखा तो उसमें एक नकाबपोश इंसान की तस्वीर रखी थी, जिसने एक शैतान को पकड़ रखा होता है। ये शैतान वही होता है जो खंडहर की खुदाई करते वक्त इनको ताबूत में उसकी लकड़ी की आकृति मिली थी। इसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। तभी जोर का धमाका होता है और फिर जंगल में धमाके के कारण अंधेरा छाने लगता है। सब डर जाते हैं और चारों तरफ डर का माहौल फैलने लगता है। ऐसे लगता है मानो सबकी रूह कांप गई हो। तभी मुखिया श्याम सिंह कुछ पढ़ते हैं और सभी ईश्वर को याद करते हैं। तब माहौल शांत होता है और सब चैन की सांस लेते हैं। राज ने संजय से कहा कि संजय, हम किस दिशा में जा रहे हैं? अभी तक हमें कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब हम क्या करें? संजय ने उसे समझाया कि अभी तो शुरुआत है, हम लोगों को अभी तो बहुत सफर तय करना है। इसलिए हिम्मत मत हारो, अपना काम पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से करते रहो। एक दिन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। राज ने अपना सिर झुकाकर हामी भरी और फिर वो आगे को चल दिए। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं कोई उनका पीछा कर रहा होता है। राहुल कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक नकाबपोश इंसान जिसके हाथ में खंजर है वो उन्हें घूर कर देखा रहा है। राज ने आवाज लगाई कि कौन हो तुम? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हमसे तुम क्या चाहते हो? तभी वह नकाबपोश जोर से हंसा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी विजय ने उसकी दाहिनी टांग पर फायर किया। गोली लगते ही वह नीचे गिर गया। सबने मिलकर उसको पकड़ लिया। तभी राहुल चिल्लाया, यही है वो जादूगर जिसकी हमें तलाश थी। तभी उसने जहर निगल लिया। अब नकाबपोश जादूगर का बचना मुश्किल था। राज और विजय ने उसका बयान लिया। उसने बताया कि वह एक ऐसी विद्या सीख चुका था जिससे वह किसी को भी आसानी से अपना गुलाम बना लेता था। इस शैतान जो ताबूत में था इसको भी मैंने गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन ये ताकतवर था तो ये पूरी तरह से मेरे बस में नहीं आया। इसलिए मैंने इसे अपने जादू से लकड़ी की आकृति में तब्दील कर दिया। यह महीने में एक बार उठता है और एक आदमी को अपना शिकार बनाकर फिर उसी ताबूत में सो जाता है आकृति की शक्ल में। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। इसलिए राज, मैंने काफी समय ध्यान और तपस्या करके इस शैतान को मारने का तरीका ढूंढा है, जिससे तुम इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। उसने बताया कि अमावस की रात को इसके ताबूत को खंडहर में ले जाकर उस पर काला स्याही से ये कुछ शब्द लकड़ी की कलम से लाल स्याही में लिखना। फिर उसी खंडहर में जहां से तुमने इसको निकाला था, इसको वहीं रख देना और ताबूत को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर रख देना और फिर वहां से तुम लोग चले जाना। तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद एक भयंकर तूफान आएगा और सब कुछ वहां से गायब हो जाएगा। शैतान भी खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही जादूगर की मौत हो गई और वह भी उनके आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। सभी वापस राजा के पास आए और बोले कि जिस चीज की हमें तलाश थी वो अब हमें मिल चुकी है। अब हमारे जाने का समय हो रहा है। हम लोगों को आप इजाजत दीजिए। राजा ने उन्हें विदा ली और अपने दो सैनिकों को उन्हें जंगल के बाहर तक सुरक्षित पहुंचाने का आदेश दिया। वो लोग राजा से विदा लेकर सैनिकों के साथ निकल पड़े और जंगल के बाहर एक बस्ती तक पहुंच गए। फिर उन्होंने सैनिकों को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे को निकल गए और कुछ आगे जाने पर उन्हें एक सवारी गाड़ी मिल चुकी थी, जिसमें बैठकर वो अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। राज ने विजय, संजय, श्याम और राहुल से कहा कि कल मिलते हैं सब लोग संजय के घर पर सुबह के ठीक 9 बजे। तब तक सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार और सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं कहकर सब चले गए। अगले दिन वो संजय के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उस ताबूत को एक गाड़ी में रखकर उस खंडहर की ओर रवाना हो गए। खंडहर पर पहुंचकर उन्होंने जादूगर को बताए गए हर चीज को किया और फिर वहां से फौरन निकल गए।
तभी थोड़ी देर में एक भयंकर तूफान आया जो लगभग 10 मिनट तक चला और उस तूफान के शांत होते ही सब कुछ वहां से गायब हो चुका था। वो लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खंडहर का तो नामो निशान नहीं है और सिर्फ उन्हें जंगल और झाड़ियां ही दिख रही है। तभी संजय कहता है कि दोस्तों, हमारा काम हो चुका है और हमारा मिशन भी पूरा हो चुका है। सबने अब तसल्ली भरी सांसें लीं और सबने एक दूसरे का शुक्रिया किया। अखबार में भी इस केस की काफी चर्चा रही। इंस्पेक्टर राज और उनकी टीम की तारीफ हुई और उन्हें इनाम से नवाजा गया। सभी सदस्य इस उपलब्धि में फूले नहीं समा रहे थे। सबके चेहरों में तसल्ली और मुस्कुराहट दिख रही थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि मानो उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अब सबको रातों में चैन की नींद आ रही थी और सबके मानो दिलो दिमाग तरोताजा हो गए। अब हर शाम पांचों लोग पार्क में मिला करते और आपस में उनके बीच गपशप चलती रहती थी। वो अपने पुराने किस्से एक दूसरे से रोज शेयर करते थे। कभी कभी अपने बचपन के किस्से सुनाकर वो हंस लिया करते थे। कभी राज अपने केस के बारे में बताया करता था कि हमने कितनी मुश्किलें से लड़कर उन्हें हल किया है, ये मैं ही जानता हूँ। तो कभी संजय अपने कार्य के बारे में बताया करता कि कई जगहों पर खुदाई के दौरान उन्हें कई चीजें मिली जिसे उसने पहली बार देखा था। श्याम मुखिया जी भी उन्हें गांव में होने वाले मजेदार और मशहूर किस्से के बारे में दिलचस्प तरीके से बताया करते थे। राहुल भी उन्हें अपने 10 साल के अनुभव बताता था कि उसे क्या नहीं सहना पड़ा। अब वह राज के साथ एक मुखबिर के रूप में काम करने लगा था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होने लगे थे। एक दिन राज के फोन पर घंटी बजती है और राज ने फोन उठाया तो डीएसपी विनय शर्मा जी का फोन था। राज तुरंत अपने साथ विजय को लेकर उनके ऑफिस पहुंचा। राज ने उनको सैल्यूट किया। सर, आपने हमें याद किया, कोई खास वजह? डीएसपी साहब ने कहा कि हाँ राज, एक केस की फाइल तुम्हें सौंप रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक गांव नयापुर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। तुम्हें इस फाइल की स्टडी करके आगे इस मामले को एक हफ्ते में क्लोज करना है। राज ने ओके सर बोलकर उनसे विदा ली। विजय के साथ अपने कमरे में आकर राज फाइल को पढ़ने लगा। उस फाइल को पूरा पढ़ने के बाद वह राहुल और विजय को लेकर नयापुर गांव पहुंचा। असल में वहां विचित्र घटनाएं हो रही थी जिससे पूरा गांव खौफ में डूबा था। वहां रात को अक्सर एक सफेद साड़ी पहने हुई औरत सड़क पर दिखती है और वो जिस घर पर अपने हाथों के पंजे का निशान बनाकर चली जाती है वहां से एक शख्स 2 दिन के अंदर गायब हो जाता था। पूरा का पूरा गांव दहशत में जी रहा था। रात 8 बजे के बाद कोई अपने घर से निकल नहीं रहा था और सारे लोग रात को बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा रहे थे और अक्सर घर में ही रहा करते थे। वह औरत रात को पता नहीं किधर से आती और किधर को चली जाती, किसी को कुछ पता नहीं था। एक रात सोनाली नाम की लड़की, जो कि उसी नयापुर गांव की रहने वाली थी, ट्यूशन क्लास खत्म करके तेजी से अकेले पैदल अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। आज सोनाली को देर हो गई थी। हफ्ते में 2 दिन की क्लास लेने उसके गांव से 20 किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़ता था। सोमवार और शुक्रवार को उसकी क्लास रहती थी। आज शुक्रवार था। आज बारिश की वजह से उसे कहीं रुकना पड़ा, इसलिए उसे देर हो गई। वह तेज कदमों से अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है। सोनाली की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। सोनाली ने अब अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन उस औरत ने उसे देख लिया था और वह सफेद साड़ी वाली औरत जिसने मुंह पर मास्क पहना हुआ था अब सोनाली का पीछा करने लगी थी। अब उस औरत ने कहा, ए लड़की रुक जा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? अब तो सोनाली ने आव देखा न ताव और पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगा दी। तभी उसने घर के दरवाजे से मुड़कर पीछे देखा तो कोई नहीं था। वह बहुत डर चुकी थी। घर के अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और उस पर ताला लगा दिया। उसने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया और खाना खाने के बाद सोने चली गई। उसको ठीक से नींद नहीं आ रही थी। फिर किसी तरह उसे नींद आई। रात को नींद में उसके सपने में वही सफेद साड़ी वाली औरत आई और हंसते हुए बोली कि इस बार तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी, मैं तुझे मार डालूंगी। तभी डर के कारण सोनाली की नींद खुल जाती है और वह सोच में पड़ जाती है, कौन है ये औरत, मुझे क्यों मारना चाहती है। अगले दिन सुबह उसने अपने पिता को ये बात बताई। उसके पिताजी ने कहा कि कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम हो सकता है, इसलिए इन सब बातों के बारे में मत सोचो और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सोनाली चुपचाप सिर नीचे झुकाकर अपने कमरे में चली गई। वह सोच रही थी कि यह क्या वही औरत है जो लोगों के घर के दरवाजे पर अपने हाथों के पंजे का निशान लगा रही है, या कोई और है। अनगिनत सवाल उसके मन में उठ रहे थे, पर उत्तर उसके पास नहीं था। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ सामान्य चल रहा था।
गांव की एक और लड़की जिसका नाम आरती था, उसके साथ भी ऐसी ही घटना घटी। इससे पूरे गांव में दहशत फैल गई और सभी लोग डर गए। अब राज के सामने दो घटनाएं आ चुकी थीं और दोनों में वही सफेद साड़ी वाली औरत थी जिसने चेहरे पर मास्क लगाया होता है। राज, विजय और राहुल 3 गलियों के पास बने एक मकान के पीछे छुपकर उस औरत का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर के बाद उन्हें एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखती है जो किसी मकान के दरवाजे पर पंजे का निशान बनाकर जा रही होती है। तभी राज, विजय और राहुल उसका पीछा करते हैं, मगर वह बड़ी तेजी से किसी गली में घुसकर गायब हो जाती है। वह लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वह औरत कहाँ गायब हो गई। रात को तीनों खाना खाकर इसी विषय पर बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर सड़क पर किसी के चलने की और गुनगुनाने की आवाज सुनाई पड़ती है। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर धीरे से खिड़की खोलकर देखा तो उनकी आंखों को बाहर का भयानक मंजर देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि एक जवान लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, लाल जोड़े में दुल्हन के लिबास में इस आधी रात में इस आम के बगीचे में अकेले घूम रही है। विजय ने अपने डिजिटल कैमरे में उसकी तस्वीर निकाल ली। वो बाहर निकलकर उसका पीछा करने लगे, तभी उन्होंने छुपकर देखा कि वह दुल्हन के लिबास वाली लड़की इस बार आम के पेड़ पर बैठकर गाना गुनगुना रही थी। उसे देखकर राहुल डर के मारे बेहोश हो गया। फिर वो दोनों उसे उठाकर कमरे में ले आए। उन्होंने राहुल के चेहरे पर हाथ से पानी छिड़का और उसको हिलाया डुलाया और फिर तुरंत राहुल उठ खड़ा हो गया। अभी भी उसकी आंखों में वो खौफनाक मंजर चल रहा था और डर के मारे वह कांप रहा था। राज और विजय ने उसे समझाया और उसको हिम्मत दी और कहा कि राहुल, तुम घबराओ मत, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब राहुल थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। तभी उनके दरवाजे को किसी ने बाहर से खटखटाया, तो राज ने कहा कि कौन है बाहर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।